Non-stop random anime facts. Let's go. स्पिरिटेड अवे वो पहली एनिमे मूवी थी जिसको किसी ऑस्कर के लिए नॉमिनेशन मिला था, और ना ही वो सिर्फ नॉमिनेट हुई थी, वो पहली एनिमे मूवी बनी जिसको कोई ऑस्कर अवार्ड मिला था। 2001 में रिलीज हुई स्पिरिटेड अवे मूवी को 2003 में अवार्ड मिला था बेस्ट एनिमेटेड फिल्म का। जब ब्लीच का आइडिया सबसे पहले शोनन जंप मैगजीन के पास गया था तो वो रिजेक्ट हो गया था, लेकिन अकीरा तोरियामा जो कि क्रिएटर हैं ड्रैगन बॉल के, उन्होंने लेटर लिखा था ब्लीच के क्रिएटर तीते कुबो को, और उन्होंने उस लेटर में उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि वो अपने काम को कंटिन्यू रखें, और आज ब्लीच इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एनिमे। हाइक्यू, अगर तुमने एनिमे नहीं भी देखा है तो तुमको इसके बारे में पता ज़रूर होगा, लेकिन क्या तुम्हें पता है हारुइची फुरुदाते जो कि क्रिएटर हैं हाइक्यू के, उनको वॉलीबॉल काफ़ी पसंद था, और उन्होंने ये एनिमे इसलिए बनाया था ताकि बाकी लोगों के बीच में वॉलीबॉल पॉपुलर हो, स्पेशली हाई स्कूल स्टूडेंट्स के बीच। और जब ये एनिमे रिलीज़ हुआ तो उनका ये सपना पूरा हो भी गया था। अगर तुम उन लोगों में से हो जिनको लगता है द बिग थ्री ऑफ एनिमे नारुतो, वन पीस और ड्रैगन बॉल, तो तुम गलत हो। एक्चुअली द बिग थ्री ऑफ एनिमे है नारुतो, वन पीस और ब्लीच। अफ्रीका, यूरोप और साउथ अमेरिका में सबसे ज़्यादा पॉपुलर एनिमे है नारुतो। नॉर्थ अमेरिका और ओशियानिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर एनिमे है पोकेमॉन। अगर पूरे एशिया में देखा जाए तो अटैक ऑन टाइटन वो एनिमे है जो कि सबसे ज़्यादा लोगों ने देखा है, ऑलमोस्ट 39% पॉपुलेशन ने। अगर 2022 में पूरी दुनिया में देखा जाए तो वो चार कौन से एनिमे हैं जो कि सबसे ज़्यादा देखे गए हैं, वो है डीमन स्लेयर, माय ड्रेस अप डार्लिंग, द ऑर्बिटल चिल्ड्रन और रैंकिंग ऑफ किंग्स, जिसमें डीमन स्लेयर सबसे टॉप पे है और उसने अटैक ऑन टाइटन को भी पीछे छोड़ दिया है। ऐसा माना जाता है कि टिल डेट 6000 से भी ज़्यादा एनिमे बन चुके हैं, और यही रीज़न है कि पूरी दुनिया में जितने भी एनिमेशन यानी कि एनिमेटेड टीवी शोज़ और मूवीज़ हैं उसका टोटल 60% एनिमे है, यानी कि आधे से भी ज़्यादा कंटेंट एनिमेशन का एनिमे है। 2020 में एनिमे इंडस्ट्री की टोटल नेटवर्थ थी $23.56 बिलियन। 2021 में वो बढ़ के हो गई $25.46 बिलियन, और अगर इसी रेट से एनिमे मार्केट बढ़ता रहा तो 2028 तक उसकी टोटल वैल्यू हो जाएगी $48 बिलियन। एक छोटा सा 20 मिनट का एनिमे एपिसोड जो तुम एंजॉय करते हो, क्या तुम्हें पता है उस सिंगल एपिसोड को बनाने का कॉस्ट $1 लाख से $2 लाख के बीच में आता है, क्योंकि उसमें एनिमेशन के साथ साथ वॉइस एक्टिंग और बाकी सारे प्रोडक्शन स्किल्स भी यूज होते हैं। 1973 में 24 पेजेस का एक वन शॉट रिलीज हुआ था जिसका टाइटल था फुशिगिना तीचो या फिर द मिराकुलस नोटबुक, और इसका जो प्रोटैगनिस्ट था उसको एक ऐसी नोटबुक मिलती है जिसमें किसी का नाम लिखने से वो इंसान की मौत हो जाएगी। ये सेम आइडिया यूज हुआ था डेथ नोट में, सो ये पॉसिबिलिटी है कि डेथ नोट इसी वन शॉट से इंस्पायर्ड है। स्पेस ब्रदर्स नाम का एक एनिमे है जिसके 31st एपिसोड में एक रियल लाइफ एस्ट्रोनॉट ने अपनी गेस्ट अपीयरेंस दी थी, और उन्होंने अपना पार्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रिकॉर्ड करा था, यानी कि स्पेस ब्रदर्स में एक पार्ट है जो कि एक्चुअली स्पेस में ही रिकॉर्ड हुआ था। इस दिस ज़ॉम्बी एनिमे में यूक्लिवुड हेलसाइड नाम की एक कैरेक्टर है जिसके टोटल 22 वॉइस एक्ट्रेसेस हैं। मज़े की बात तो ये है कि ये कैरेक्टर कुछ बोलती ही नहीं है, यानी कि ये कैरेक्टर म्यूट है, लेकिन फिर भी इस एक कैरेक्टर की टोटल 22 वॉइस एक्ट्रेसेस हैं। अटैक ऑन टाइटन में जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल शिगानशिना और ट्रॉस्ट, ये बेस्ड हैं नॉर्डलिंजन पे, जो कि एक सिटी है जर्मनी में। तुम्हें पता होगा कि साइंस ट्रांसफॉर्म करते टाइम हमेशा बहुत ज़ोर से चीखते हैं, और इसके लिए उनके वॉइस एक्टर्स को भी उतनी ज़ोर से ही चीखना पड़ता है। लेकिन सुपर साइयन 4 की गोकू की ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे उसके जो इंग्लिश वॉइस एक्टर है वो इतनी ज़ोर से चीखे कि वो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में ही बेहोश हो गए। जब जेसन कानेगी को टॉर्चर कर रहा था तो तुमने ज़रूर नोटिस करा होगा कि कानेगी के बाल अचानक से सफ़ेद हो गए थे, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि ये एक रियल लाइफ कंडीशन है जिसको मैरी एंटोनेट सिंड्रोम कहते हैं। इस सिंड्रोम में काफ़ी ज़्यादा डर, स्ट्रेस या फिर शॉक के चलते बालों का कलर उड़ जाता है। इस सिंड्रोम को मैरी एंटोनेट सिंड्रोम इसलिए कहते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान जब क्वीन मैरी एंटोनेट को मौत की सज़ा सुनाई गई थी तो रातों रात उनके बालों का कलर उड़ गया था। जब इताची और तोबी ने मिलकर पूरे उचिया क्लैन को ख़त्म कर दिया था, तब इताची ने सास्के को अपने गेंजुत्सु में लेके उनके पेरेंट्स की डेथ 5,18,400 बार दिखाई थी। इरेज्ड एनिमे रिलीज हुआ था 2016 में, लेकिन इसकी ओपनिंग में जो गाना यूज हुआ है वो रिकॉर्ड हुआ था 2004 में, यानी कि 12 साल पहले। इस गाने का जो रीमेक वर्जन है वो यूज हुआ था ओरिजिनल एनिमे में।
टोक्यो रिवेंजर्स एनिमे के दो सबसे कूल कैरेक्टर्स जो कि है माइकी और ड्राकेन, दोनों को बाइक में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन क्या तुमको उनकी बाइक्स का नाम पता है? ड्राकेन के पास है कावासाकी ज़ेफायर 400 और माइकी के पास है CB250T का 50cc मॉडल। कात्सुकी बाकुगो का कैरेक्टर शुरू में काफ़ी शांत और हेल्पफुल होने वाला था, लेकिन माई हीरो एकेडमी के क्रिएटर कोई होरिकोशी को ये आइडिया पसंद नहीं आया और उन्होंने उसमें कुछ चेंजेस करे, जिसकी वजह से बाद में हमें मिला एक आइकॉनिक कैरेक्टर बाकुगन बैटल ब्रॉलर्स। इस एनिमे में जितने भी एपिसोड्स हैं, हर एपिसोड का टाइटल किसी न किसी सॉन्ग में से उठाया गया है। अब हर सॉन्ग के बारे में मैं तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन तुम चाहो तो इसके बारे में रिसर्च कर सकते हो। कॉफिंग और उसका एवोल्यूशन पोकेमॉन वीजिंग, इन दोनों का नाम शुरू में NY और LA होने वाला था। ये नाम बेस्ड थे न्यूयॉर्क और लॉस एंजल्स सिटीज़ पे, जिनमें काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन है। शायद फ्यूचर में किसी पोकेमॉन का नाम दिल्ली या मुंबई के ऊपर भी रख दें। अगर तुमने ब्लैक क्लोवर एनीमे देखा है तो तुमको माना जोन के बारे में ज़रूर पता होगा। ये एक हाई स्किल टेक्निक है जिसको काफ़ी कम लोग यूज़ कर पाते हैं और इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटेंस ट्रेनिंग चाहिए होती है। लेकिन यूनो पूरे एनीमे में सबसे यंगेस्ट कैरेक्टर है जो कि माना जोन अभी तक यूज़ कर पाया है। टोक्यो रिवेंजर्स का प्रोटैगनिस्ट ताकेमिची, जो कि काफ़ी वीक कैरेक्टर है, उसका भी एक स्पेशल स्किल है और वो है पजल सॉल्व करना। जब ताकेमिची बोर होता है तो वो काफ़ी जल्दी पजल सॉल्व कर लेता है और ये उसका नेचुरल टैलेंट है। जिन, जो कि द गॉड ऑफ हाई स्कूल का प्रोटैगनिस्ट है, उसकी स्टाफ का नाम एनिमे और मांगा दोनों में अलग अलग था। एनिमे में उसकी स्टाफ का नाम था नियोइबो, जबकि मांगा में उसकी स्टाफ का नाम था येओई। माई हीरो एकेडमी में जो यूए हाई स्कूल है, उसका प्रिंसिपल, जो कि प्रिंसिपल नेजू है, वो एक स्मोकर है। गुड वैल्यूज। मैजिकल गर्ल जॉनरा का सबसे पॉपुलर एनिमे है सेलर मून, लेकिन इस कैटेगरी का ये सबसे पहला एनिमे नहीं है। सेलर मून रिलीज हुआ था 1992 में, लेकिन इससे भी पहले 1966 में सैली द विच नाम का एक एनिमे रिलीज हुआ था, जो कि मैजिकल गर्ल जॉनरा का सबसे पहला एनिमे था हिस्ट्री में। हायाओ मियाज़ाकी को एयरप्लेन्स काफ़ी पसंद है और ये हम उनकी 2013 मूवी द विंड राइजेस में देख चुके हैं। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि उनका इंटरेस्ट एयरप्लेन्स में इतना ज़्यादा है कि उन्होंने अपने स्टूडियो गिबली का नाम ही CA309 गिबली पे रखा है, जो कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड का एक इटालियन एयरक्राफ्ट था। नोरागामी एनिमे का जो प्रोटैगनिस्ट था, या तो वो लोगों से पैसे लेके उनका कोई भी काम कर देता था और उसको जहाँ जहाँ कस्टमर मिलते थे वो एक नंबर छोड़ के चला जाता था। फन फैक्ट ये है कि अगर तुम उस नंबर पे कॉल करते तो तुमको या तो की आवाज़ सुनाई देती। वो नंबर वैसे भी सिर्फ जापान में अवेलेबल था और एनिमे के आने के कुछ टाइम तक ही अवेलेबल रहा। हर क्रिएटर की अपनी एक जर्नी होती है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि आज के टाइम के काफ़ी सारे पॉपुलर मांगा का आर्टिस्ट अपने शुरुआती दिनों में हेंटाई बनाया करते थे। फॉर एग्जाम्पल, जो फूड वॉर्स के क्रिएटर हैं वो एक प्रोफेशनल हेंटाई आर्टिस्ट हुआ करते थे। वन पीस एनिमे के काफ़ी सारे फैंस हैं और वो एनिमे के 1000 एपिसोड के बाद 1000 एपिसोड और देखने को तैयार होंगे उसकी एंडिंग जानने के लिए। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि वन पीस एनिमे की एंडिंग पहले से ही रिवील हो चुकी है? इचिरो ओदा, जो कि क्रिएटर है वन पीस के, वो एक बार मिलने गए थे एक बच्चे से जिसको कैंसर था। उसकी विश ये थी कि उसको वन पीस की एंडिंग जाननी थी, इसलिए इचिरो ओदा ने उसको वन पीस की पूरी स्टोरी बता दी। जिन भी लोगों ने बोकु नो पिको नहीं देखा, बहुत अच्छी बात है, और जिन लोगों ने देखा है उनसे एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ मैं, जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से डाला है वो जाए जेल में। तो जिन लोगों को नहीं पता, बोकु नो पिको एक बहुत पॉपुलर हेंटाई है, पर फन फैक्ट ये है कि इसका जो स्टाफ है उसने बहुत सारे पॉपुलर एनिमे जैसे कि फ्यूचर डायरी और फुल मेटल एल्केमिस्ट पे भी काम करा है। मे बी इसी वजह से बोकु नो पिको की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। मुझे कैसे पता ये मत पूछना प्लीज़। ये फंस गया सीएम। कॉमिक कॉन्स के बारे में शायद तुम्हें पता होगा। जिन जिन लोगों को कॉमिक्स पसंद होती है वो लोग कॉमिक कॉन इवेंट्स में हिस्सा लेते हैं। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि एनिमे और मांगा फैंस के लिए भी अलग से कॉमिक कॉन इवेंट्स होस्ट होते हैं। इनको कहते हैं कॉमिकेट और ये हर साल 2 बार होस्ट होते हैं टोक्यो में, और इसमें पूरी दुनिया भर के एनिमे और मांगा फैंस पार्ट लेते हैं। जापान में काफ़ी लोग मांगा पढ़ना पसंद करते हैं और ये कॉमन सी बात है जापान में, जब कोई इंसान अपनी मांगा ख़त्म कर लेता है तो वो उस मांगा को किसी पब्लिक प्लेस पे छोड़ देता है किसी और बंदे के उठाने के लिए। फिर वो बंदा उस मांगा को पढ़ता है और पढ़ने के बाद वो फिर से किसी और जगह पे उसको छोड़ आता है और ये साइकिल चलता रहता है और वो मांगा पास ऑन होती रहती है। सेल्स एट वर्क,
ये एक ऐसा एनिमे है जिसमें अलग अलग टाइप के ह्यूमन ब्लड सेल्स का फंक्शन दिखाया गया है। इस एनिमे में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो काफी एक्यूरेट और एजुकेशनल है। साथ ही इस एनिमे के काफी अलग वर्जन्स भी है, जैसे कि सेल्स एट वर्क बेबी, बैक्टीरिया एट वर्क एंड सेल्स दैट डोंट वर्क। और जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ये ह्यूमन बायोलॉजी के अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को काफ़ी इजी तरीके से और काफ़ी डिटेल में समझाते हैं। ड्रैगन बॉल जी में जो गोकू वर्सेस फ्रीजा वाली फाइट हुई थी, जो कि चली थी टोटल 19 एपिसोड्स के लिए, वो सबसे लंबी एनिमे फाइट हुआ करती थी हिस्ट्री में। लेकिन रिसेंटली वन पीस में लूफी वर्सेस काताकुरी वाली फाइट ने उसको बीट कर दिया है, क्योंकि वो चली थी टोटल 22 एपिसोड्स के लिए और वो ऑफिशियली सबसे लॉन्गेस्ट फाइट बन चुकी है एनिमे की। सो ये थे कुछ रैंडम एनिमे फैक्ट जो कि मुझे लगा मेजॉरिटी ऑडियंस को नहीं पता होंगे। अगर तुम्हें इन फैक्ट से अलग कुछ नया पता है तो तुम कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं तो एनिमे कंटेंट लाता ही रहूँगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।